वेलकम ऑल, माई सेल्फ रूपेश एंड आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉज के बारे में। न्यूटन्स लॉज के बारे में मैंने और भी इसके पहले वीडियोस बनाए हैं आप लोग के लिए, आपके साथ शेयर्ड है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग एक साथ इन तीनों लॉज के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोला है, इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए हमें कि इसके न्यूटन से पहले ये लॉज किसी को मालूम ही नहीं थे और अचानक से न्यूटन को ही सब मालूम हो गया। न्यूटन भी बहुत हम्बली ये बोलते हैं कि आई कुड सी बियॉन्ड बिकॉज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। मेरे फील्ड में जिन लोगों ने मुझसे पहले बहुत अच्छा वर्क किया था, वो वर्क मैंने यूज किया, उसकी वजह से मैं और ज्यादा दूर तक देख पाया। ये न्यूटन खुद कहते हैं। न्यूटन की खासियत और न्यूटन की स्ट्रेंथ ये है कि कई सारे लोगों ने किया हुआ वर्क और खुद के थॉट्स, उनको मिलाकर वो एक ऐसा फ्रेमवर्क बना पाए जिससे अर्थ पर ऑब्जर्व होने वाले कई सारे मोशंस हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे थे। दैट इज द स्ट्रेंथ, राइट। अब न्यूटन्स लॉज को सीखते वक्त पहले तो कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने होने चाहिए कि सपोज कोई एक बॉडी है विच इज एट द रेस्ट, इट विल कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। कब तक ये बॉडी रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहेगी अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम फोर्स। अगर सपोज इस पर कोई फोर्स एक्ट ना हो तो वो बॉडी जो रेस्ट पर है, एक जगह पर फिक्स है, रुकी हुई है, वो वैसे ही रहेगी। सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि देयर इज अ बॉडी which is moving with the constant velocity in a particular direction. When I am saying constant velocity, try to understand the speed is constant as well as the direction. तो ये एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है at the same rate, at a constant rate, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ऐसे वो ट्रैवल करते जा रहा है। जैसे पहले 2 सेकंड में 4 मीटर हो रहा है तो दूसरे 2 सेकंड में ही 4 मीटर ही होगा और वैसे वो आगे बढ़ते जाएगा। नाउ अगर ये बॉडी को कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया किसी भी डायरेक्शन में तो क्या होगा? हम में से मैक्सिमम लोग जनरली ये सोच बैठते हैं कि ये थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन है कि कोई चीज हमने सपोज कहीं पर मोशन दे दिया तो वो थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। कोई बॉल हमने ग्राउंड पे फेंका, थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। देखो यहां पर हम लोगों का थोड़ा मिसकंसेप्शन हो रहा है। वी आर नॉट एक्चुअली ऑब्जर्विंग प्रॉपरली। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि हम लोग फ्री स्पेस में ऐसे जगह पर है कि जहां पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है और वहां पर कोई बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है। Now tell me, will it stop if there is no force acting at all? Actually no. अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है तो वो उसी वेलोसिटी से मूव होते रहती है, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में ही रहती है। कब तक? जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना हो। अब ये भी इंपॉर्टेंट है समझना। सपोज हम लोग एक बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रुका हुआ है, उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको 2 डायरेक्शन से सेम क्वांटिटी का फोर्स है, जैसे सपोज 10 न्यूटन और 10 न्यूटन दोनों डायरेक्शन में एक्ट होने लग गया। नाउ द क्वेश्चन इज, विल द बॉडी मूव? इट विल नॉट। जैसे आप सोचो कि टग ऑफ वॉर में एक बीच में हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लगा दिया, इधर से कुछ लोग खींच रहे हैं, इधर से कुछ लोग खींच रहे हैं और दोनों इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं, तो वो बीच में जो पॉइंट है वो अपनी जगह छोड़ेगा क्या? नहीं, इट विल बी एट रेस्ट। तो क्या ऐसे केस में कोई बॉडी जब एट रेस्ट है तो is it due to there is no force acting or is it due to there is no net force acting? It is due to no net force acting. Unbalanced force नहीं है। अगर एक डायरेक्शन में 8 न्यूटन और इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन आ गया, मतलब इधर से खींचने वालों का फोर्स कम हो गया, इधर से खींचने वालों का फोर्स ज्यादा हो गया, this object will move. The object moves when there is unbalanced force, right? Now कब? अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और मूव कब करेगा? जब अनबैलेंस्ड फोर्स है। अब यहां पर सोचते हैं, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उस पर अगर कोई भी फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है तो वो वैसे ही चलती रहेगी। अब सपोज कोई एक बॉडी है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है और उस पर इस तरीके से 10 न्यूटन के 2 फोर्सेस सपोज एक्ट होने लग गए इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में। व्हाट विल हैपन? The body will continue moving with the same velocity in the same direction. There will not be any change. अब ऐसा सोचते हैं, suppose there is a body which is moving in this direction, velocity v, and again the 2 forces are acting, लेकिन एक इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन और एक इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन। In this case also the body will keep moving with the same velocity. उसका रुकने का या स्लो होने का या स्पीड बढ़ने का भी कोई चांस नहीं है। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस, राइट। अब
अगर हमें ये चीजें मालूम है राइट, कि अगर सपोज नो फोर्स इज एक्टिंग या फिर देयर इज बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग, द बॉडी विल कीप ऑन मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। अब ये वाले सिचुएशन का एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं। आपने शायद टर्मिनल वेलोसिटी वर्ड सुना हो। एक्चुअली क्या होता है ना कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एयर में से गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी जितनी ज्यादा होती है उतना एयर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो एक पर्टिकुलर वक्त ऐसे आ जाता है कि नीचे से एक्ट होने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने वाला एयर रेजिस्टेंस ये इक्वल हो जाता है। उसके बाद ये बॉडी कांस्टेंट स्पीड से गिरती है। यानी अब देखो, मैंने अगर ये बॉडी यहां से छोड़ दी तो ग्रेविटी के अंडर ये नीचे आने लग जाएगी। ये यहीं पर क्यों नहीं रुकेगी मैंने छोड़ने के बाद? क्योंकि ग्रेविटी इज द अनबैलेंस्ड फोर्स। राइट नाउ ग्रेविटी को बैलेंस करने वाला दूसरा फोर्स मैंने दिया हुआ है, राइट। मैं जब मैंने दिया हुआ फोर्स छोड़ दूंगा ये बॉडी नीचे गिरने लग जाएगी। जब ये नीचे गिरने लगेगी तो सिर्फ मूव नहीं हो रही है, इट इज एक्सेलरेटिंग। मतलब ग्रेविटी जो इसको खींच रहा है, वो फोर्स खींच रहा है, तो सपोज वो स्टार्टिंग में स्लो मूव होना स्टार्ट होगा, उसका मूव होने की स्पीड बढ़ने के लग जाएगी। यानी पहले सेकंड में सपोज वो सिर्फ इतना डिस्टेंस जाएगी तो दूसरे सेकंड में इतना सारा डिस्टेंस। एक्चुअली धीरे धीरे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो भी बढ़ेगा, यानी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। जब वो ग्राउंड पर टच होने वाली रहेगी तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इट एक्सेलरेट्स। मूव होने के लिए फोर्स नहीं है, बॉडी तो मूव होते ही रहेगा विदाउट एनी फोर्स इफ इट इज इन द मूवमेंट। उसका वेलोसिटी कम ज्यादा करना, डायरेक्शन बदलना, इसके लिए फोर्स चाहिए। अब मैंने ये वाला केस बताया, अगर सपोज ग्रेविटी से स्लो बढ़ते जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जाएगी। लेकिन अगर एक केस आती है कि जिसमें ग्रेविटी का फोर्स ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एयर रेजिस्टेंस जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इक्वल हो जाए, तो उस वक्त से आगे वो बॉडी नीचे टच होने तक उसका वेलोसिटी नहीं बदलेगा, एक्सेलरेशन विल बिकम जीरो। अब इस तरीके से हमने फर्स्ट लॉ को नहीं सोचा, जनरली नहीं सोचते हैं लोग, मैं जितने भी लोगों से बात करता हूं। मेरा क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि हम लोग सच में अगर न्यूटन्स लॉ सीखना चाहते हैं तो उसका स्टेटमेंट रट के क्या होने वाला है? स्टेटमेंट रट के कुछ नहीं होने वाला है, वो अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग के अंदर होती है, which can be revealed only if we talk about different scenarios, और उसमें क्या होगा उसके बारे में बात करें। अब ये अगर आपको ध्यान में आने लग गया है कि नेट फोर्स अगर जीरो है तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता, मतलब रेस्ट है तो रेस्ट रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ते जाएगा। ओके, नाउ यहां तक समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ। अब न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ जाते वक्त हम लोगों को समझना होगा, अब तक हमने ये देखा कि अगर फोर्स नेट फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, फिर जीरो हो या कोई भी वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहती है, डायरेक्शन भी नहीं चेंज होता, कुछ भी नहीं चेंज होता। अब सपोज देयर इज अ बॉडी या ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, और उसको सपोज इसी डायरेक्शन में फोर्स मिलने लग गया, राइट। एक्चुअली आपको मालूम है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही हमारा सेकंड लॉ बोलता है। सेकंड लॉ का ये स्टेटमेंट हो गया, तो एक्सेलरेशन हो गया फोर्स अपॉन मास। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो धीरे धीरे इस बॉडी का मूवमेंट का स्पीड बढ़ेगा। एग्जांपल के तौर पर कोई ऑब्जेक्ट हमने ऐसे छोड़ दिया तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि वो मूव इसी डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स ग्रेविटी का इसी डायरेक्शन में आ रहा है। अब सपोज हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग एक स्पीड से जा रहे हैं, हमने एक्सेलरेशन शुरू कर दिया तो हमारी उसी डायरेक्शन में स्पीड बढ़ते जाएगी। लेकिन जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? सपोज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इन दिस डायरेक्शन बट द फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। In this case, we take acceleration to be negative, force to be negative, because it is acting opposite to the direction of motion. अब इस केस में क्या होता है, जैसे ब्रेक मारा हमने तो मेरी वेलोसिटी अभी जितनी थी उससे वो कम होते जा रही है, स्लो होते जा रही है। जैसे अगर मैं सपोज इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालता हूं तो क्या होगा कि वो पहले फास्ट मूव होगा, धीरे धीरे स्लो होगा, धीरे धीरे स्लो होते जाएगा, जीरो होगा, बाद में नीचे गिरेगा। तो अब ये जब ऊपर जा रहा है तब उसकी ऊपर जाने की स्पीड धीरे धीरे कम होते जाएगी, राइट, बिकॉज इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको हम लोग डीएक्सेलरेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, आपको मालूम है। ये एक केस हो गई, ये एक केस हो गई। दूसरा, सपोज देयर इज अ बॉडी विच इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन एंड
अगर हम लोग सपोज इस डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट होता है, नाउ व्हाट हैपेंस इज बॉडी का मोशन का डायरेक्शन बदल जाता है, राइट? जैसे अब एग्जांपल बता देता हूं, अगर मैंने ये पेन ऐसा हॉरिजॉन्टली फेंक दिया तो उसकी हॉरिजॉन्टल चलने की स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है तो उसका सामने जाने का स्पीड उतना ही है, लेकिन धीरे धीरे ये बॉडी नीचे आने लग गया, करेक्ट? अब इस तरीके से हमें मालूम है कि फोर्सेस क्या क्या कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द एक्सेलरेशन, इन दिस टू केसेस हमने देखा। यहां पर भी एक्सेलरेशन है, यहां पर, राइट? यहां पर भी एक्सेलरेशन है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। यहां पर एक्सेलरेशन चेंज इन डायरेक्शन भी आ रहा है साथ साथ, राइट? तो इस तरीके से वेलोसिटी मतलब क्या? चेंज इन डायरेक्शन या चेंज इन स्पीड। अब दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर बनकर मिलता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं। सो अब आप ध्यान में रखिए, फोर्स डायरेक्शन में आया, राइट? तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आया, वेलोसिटी कम होते जाएगी। अब फिर से देखो, फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा मतलब ऑब्जेक्ट इधर मूव होना शुरू होगा, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे स्लो होगा पहले। मतलब कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, आपने ब्रेक मारा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आया, गाड़ी वापस नहीं जाती। क्या होता है? उसका स्पीड कम होते जाता है, और फोर्स गाड़ी, यानी वो रुकने के बाद भी फोर्स इस डायरेक्शन में चलते रहेगा तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, करेक्ट? अब ये तीनों चीजें समझने के बाद अब एक्चुअल हम लोग देखते हैं कि फोर्स क्या कर रहा है। फोर्स ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। अब चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन को हम लोग एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा देखना होगा, और एक चीज बाकी है। ऑब्जर्वेशन ये भी होता है कि फोर्स एक्चुअली करता है चेंज इन मोमेंटम, एंड व्हाट इज मोमेंटम? एंड m into v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मास कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग मास ले लेते हैं, और इट इज dv by dt, चेंज इन वेलोसिटी विच इज एक्सेलरेशन। व्हाई मास इज इनटू पिक्चर? अब एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट हेवी लेते हैं और एक स्मॉल लेते हैं। स्मॉल नहीं, एक्चुअली इनके साइज का इंपॉर्टेंस नहीं है हमें, सिर्फ मास है, जिसमें m1 इज बिगर देन m2। मास इज ग्रेटर नॉट बिगर। ऑब्जेक्ट मतलब फिर से कंफ्यूजन मत होना। अब इन दोनों पर अगर सेम फोर्स एक्ट हुआ F, तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा? तो आप थोड़ा सा सोच के देखिए, जिस बॉडी का मास कंटेंट ज्यादा, जिस बॉडी का मास कंटेंट ज्यादा, वो बॉडी उसी फोर्स के लिए कम मूव होगी, राइट? अब इसका मतलब हमें ये मालूम है कि ये जो मास है, मास कंटेंट, राइट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है, फोर्स जितना ज्यादा उतना एक्सेलरेशन, और मास जितना ज्यादा उतना एक्सेलरेशन कम। इससे हमें पता चल जाता है F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इस तरीके से सेकंड लॉ में फोर्स डिफाइन हुआ, और फर्स्ट लॉ में क्या डिफाइन हुआ था बताता हूं। ये जो मास है, आपने देखा, मास जितना ज्यादा उतना एक्सेलरेशन कम, यानी हमारा स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने को ऑपोजिशन ज्यादा रहता है जब मास ज्यादा है। यही फर्स्ट लॉ में एक्चुअली अगर आप देखें तो फर्स्ट लॉ में हमने क्या देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर उसका कुछ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में रहना चाहता है, जब तक फोर्स नहीं आता वो वैसे ही कंटिन्यू करना चाहता है। ये जो टेंडेंसी है टू मेंटेन द स्टेट ऑफ मोशन, इसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं, जो कि ऑब्वियसली ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में उसका अलग अलग मीनिंग आएगा। लेकिन हमें यह समझना होगा कि इन ट्रांसलेशनल मोशन मास इटसेल्फ ऑफर्स इनर्शिया, जो रोटेशनल मोशन में आपको मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ और टर्म्स हमारे हो जाते हैं। सो और यहां पर सेकंड लॉ में हमें क्या पता चल रहा है कि फोर्स क्या करेगा। अब हम लोग एक ऑब्जर्व हमेशा करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो हम लोग का रियल लाइफ में ऑब्जर्वेशन क्या है कि कोई चीज अगर सामने जा रही है तो वो थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी। मतलब हमें लगता है कि अच्छा कोई भी फोर्स नहीं हुआ, बॉडी रुक गई, नहीं, कुछ ना कुछ फोर्स था, जैसे हम लोग फ्रिक्शन की बात करते हैं, राइट? कोई ना कोई एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स था, इसलिए बॉडी रुकी, अगर नहीं रहता तो वो ऐसा कुछ नहीं होता। अब एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं कि सपोज देयर इज दिस बॉडी विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी v1 बोलता हूं मैं, और फिर उस पर ये बॉडी यहां से यहां तक आगे बढ़ती जा रही है, सिर्फ ये वाला जो रीजन है उसमें एक फोर्स एक्ट होता है F इन दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में, और फिर उसके बाद में फोर्स नहीं एक्ट होता। समझ में आ रहा है? अब
इसका मतलब क्या होगा कि ये बॉडी यहां से आएगी, यहां से आएगी, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक उसकी वेलोसिटी v1 ही है, यहां तक उसकी वेलोसिटी v1 है, यहां से यहां तक उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअस बढ़ते जाएगी v2 तक, राइट। और इसके बाद फिर से ये बॉडी जब आगे बढ़ेगी तो इसको वेलोसिटी v2 रहेगी। देखो जब तक फोर्स नहीं है v1 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 v1, उसके बाद में फोर्स एक्ट हो रहा है तो ये v1 से लेकर बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू, बढ़ते गई वेलोसिटी यहां तक v2। अब इसके बाद फोर्स नहीं है तो वो v2 से ही आगे बढ़ते रहेगा। थोड़ा सोचना है हमें, क्योंकि यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ है, यहां पर न्यूटन फर्स्ट लॉ ही चलेगा, because there is no net force and that's why the body will maintain the state of motion। यहां पर जैसे है वैसे ही रहेगा, यहां पर जैसे वैसे ही रहेगा। अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ वो हुआ v2 माइनस v1। ये सपोज टाइम t में हुआ तो यही होता है हमारा एक्सेलरेशन। और अगर बॉडी का मास m है तो आपको मालूम है फोर्स, ये जो एक्सेलरेशन है ये फोर्स अपॉन मास है। So these are few things we know about this particular motion. I hope ये second law भी आप लोग थोड़ा सा समझ पा रहे हो। Now, I will briefly talk about the third law also. To the every action there is equal and opposite reaction. इसका एक सिंपल एग्जांपल जो हमेशा हम लेते हैं कि कोई टेबल पर, कोई सरफेस पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका मास m है और सपोज नीचे से ग्रेविटी एक्ट हो रही है तो ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा mg, right, which is force of gravity। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। अगर ये एक ही फोर्स रहता तो धीरे धीरे बॉडी नीचे गिरने लग जाती, नीचे मूव होनी चाहिए थी, लेकिन अभी नहीं हो रही है। तो अब ये क्यों नहीं हो रही है? तो वो रेस्ट पर है, इसका मतलब श्योर है कि फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड, फर्स्ट लॉ। तो जो इस डायरेक्शन में फोर्स है उसको बैलेंस करने वाला कोई ना कोई फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जरूर होना चाहिए। और आपको मालूम है कि ये फोर्स सरफेस इस ऑब्जेक्ट पर, जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ पर ग्रेविटी से मैंने फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस वक्त पर ये सरफेस उसे ऑपोज करने के लिए एक रिएक्शन फोर्स दे रहा है, जिसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। सो टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हम लोग जो बोलते हैं वो यहां पर हमें देखने को मिला, राइट। लेकिन ये जो ऐसे रिएक्शन के फोर्सेस है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक थ्रेड था, उस पे आपने एक मास लगा के रख दिया तो डाउन, ये मूव नहीं हो रहा है, रेस्ट पे है, तो ग्रेविटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी, अपवर्ड डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स आया, वो स्ट्रिंग में आता है, उसको हम लोग टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंशन। अब कभी कभी ऐसा सिचुएशन रहता है कि एक थ्रेड हमने ऐसे दो जगह पर बांध दिया है, सपोज यहां पर और यहां पर, और मैंने यहां पर एक मास लगा दिया है, तो क्या हो गया, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है तो इट इज बैलेंस्ड बाय, सॉरी ऑब्जेक्ट यहां पर है सपोज, तो इधर टेंशन है, इधर टेंशन है और इधर ग्रेविटी का फोर्स है। अब यहां पर हम लोग फर्स्ट लॉ से क्या ध्यान में रख सकते हैं, इन तीनों फोर्सेस का सम कितना होना चाहिए? 0, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, राइट। अब ये न्यूटन्स के तीनों लॉस को हमने कई तरीके से सोचना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इवन क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, न्यूटन्स लॉस के बारे में, फोर्सेस के बारे में हम लोग ठीक से बात करने लग जाए तो मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि सपोज हम ऐसे जगह पर गए जहां पर ग्रेविटी नहीं है और हमने ऐसे पानी भर के लेके गए, मतलब यहां पर हमने एक बकेट में पानी भरा और वो हल्के से हम लोग ऐसी जगह पर ले गए स्पेस में जहां पर ग्रेविटी 0 है, ग्रेविटेशनल पुल 0 है। इस पानी में अगर मैंने यहां पर ऊपर एक मेटल ब्लॉक रख दिया, मेटल का स्फीयर रख दिया, क्या होगा? वो अपनी जगह पर रहेगा। देखो पानी और ये, राइट ना, अब इस पे कोई रिलेटिव फोर्सेस एक्ट ही नहीं हो रहे हैं। हमने कहां पर गए? जहां पर ग्रेविटी नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है, तो एक्चुअल में यहां पर दिस विल नॉट सिंक, करेक्ट। अब ऑब्वियसली कुछ और सरफेस टेंशन के फोर्सेस की वजह से थोड़ा सा पानी इस सरफेस पर आने लग जाएगा, दैट इज डिफरेंट। लेकिन हमें समझना होगा कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जाएगा बिकॉज देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ऐसे में कई सारे क्वेश्चंस जब स्टूडेंट्स को पूछता हूं, बहुत सारे लोगों से पूछता हूं, हमारे आंसर्स रॉन्ग आ जाते हैं। द रीजन इज कि हम लोग खुद को रोकते नहीं है थोड़ा सा सोचने के लिए, और अगर रोक भी लिया तो फिर सोचते नहीं है, तो फाइनली क्या होता है, या तो हम लोग गलत आंसर बताते हैं या फिर बताते ही नहीं है।
सो आंसर तो गलत रहे चलेगा, अगर थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए हम लोग रेडी है तो दिस थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प अस। सो फिर से एक बार बार आप चीजें ध्यान में रखें कि कोई भी कंसेप्ट, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इनको ठीक से सीखने के लिए, समझने के लिए कई सारे थॉट्स हमारे दिमाग में हमें लेके आना चाहिए, क्वेश्चंस लेके आना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए, जिससे हमें पता चले कि ओके जो लॉ मैंने पढ़ा है, जो मुझे लग रहा था कि मुझे समझ में आ गया है, क्या मैं सच में उससे करेक्ट आंसर्स निकाल पा रहा हूं। आपको वेट नहीं करना है कि कोई और आएगा और आपको क्वेश्चंस पूछेगा, मैं नहीं करता था। एज ए स्टूडेंट मेरा काम यह है कि मेरे कंसेप्ट परफेक्ट रहे, इसके लिए मैं खुद को राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछते रहो, जब जो मेरे कंसेप्ट है वो क्लियर होने के लिए। सो दिस इज इट फॉर यू, राइट। आप थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, न्यूटन्स लॉज के बारे में, और बाकी हमारा कोर्स तो चल ही रहा है, वो आगे बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।